हर कोई चाहता है ना कि भैया मेरी लाइफ सबसे बेहतर हो। हर कोई चाहता है कि मेरा रिजल्ट सबसे बेहतर हो। हर कोई चाहता है कि हर मेरे पास आईफोन हो, बीएमडब्ल्यू हो, रेंज रोवर हो। सबको एक हाई ड्रीम रखते हैं हर कोई, लेकिन जो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है ना वो कोई नहीं करता। भगवान सिर्फ तुम्हें टाइम के साथ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी पे एक्शन लेना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं कि अर्जुन, कर्म हमेशा तुम्हारी चॉइस होगी। तुम कर्म करते हो, नहीं करते हो, एडवर्स कर्म करते हो, या फिर कर्म का अफेक्ट 100% ना देके 60-70% देते हो। और जिस तरीके से तुमने कर्म किया है अर्जुन, उस तरीके से आने वाला भविष्य तुम्हारा होगा। तुम फल डिसाइड नहीं कर सकते कि इस कर्म के बदले मुझे क्या मिलेगा, लेकिन कर्म क्या करना है ये ऑलवेज तुम डिसाइड कर सकते हो। एक थॉट है आपके सामने, एक टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। किसी और को अपने कर्म के लिए जिम्मेवार ना बनाओ कि मेरे पास मेरे टीचर अच्छे होते तो मैं पास हो जाता, मेरे पास एक अच्छी जॉब होती तो मैं बहुत पैसे कमाता, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अच्छे स्कूल में अच्छी जगह भेजा होता इंस्टीट्यूशन में तो शायद मैं बहुत अच्छे पैसे कमाता। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी साइड से होनी चाहिए कि मैंने अपने एफर्ट अच्छे नहीं लिए। अगर आप बिल गेट्स सर की हिस्ट्री देखो, स्टीव जॉब्स सर की हिस्ट्री देखो, किसी की भी हिस्ट्री उठा के देखो, जो अवेलेबल रिसोर्स थे ना उसमें से उन्होंने बेस्ट आउटपुट निकाला। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मेरे पास सब कुछ होगा तो मैं बेस्ट कर पाऊंगा। नहीं, मुझे बेस्ट ही करना है वट एवर इज द सिचुएशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो इस चीज़ की, एंड ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। यानी जब भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आए बोलो कि मैं करके दिखाएगा, मैं खेल के दिखाएगा, मैं रिजल्ट ला के दिखाएगा। डोंट वेट कि सामने वाला तुम्हें ऑफर दे, तुम्हें ऑफर देने से पहले ही ऑफर को क्रैक कर देना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? रिजल्ट बढ़िया नहीं आया, 10% आया था इसलिए मैं फेल हो गया, रिजल्ट 5% आया था मैं फेल हो गया, लेकिन 95% बच्चे फेल हुए, उसकी तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि पेपर टफ आया था, एग्जामिनर ने पेपर टफ बनाया था। लेकिन 5% बच्चे जो पास होंगे, 2% बच्चे जो पास होंगे, 1% जो बच्चे पास होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद ली थी। क्या तुम उस लिस्ट में नहीं आ सकते थे? अरे सर उनके पास पढ़ने का ज़्यादा टाइम था। नहीं बेटा, 24 आवर्स उनके पास भी था, तुम्हारे पास भी है। अरे सर वो जॉब थोड़े ना करते थे। भाई प्रॉब्लम, भगवान ने जिसको जीवन दिया है उसने उसको संघर्ष भी साथ के साथ दिया है, उसने उसको डिफ़िकल्टीज भी उस लेवल की दी है। जिसकी जितनी बड़ी लाइफ उसकी उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स। भगवान से बस एक ही चीज़ मांगो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कहकर तब प्राण तन से निकले, कि भाई तेरा साथ मुझे चाहिए। इंसान तो भैया धोखेबाजी होते हैं, आज नहीं तो कल धोखा ही मिलेगा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपॉर्चुनिटी क्रैक करो, हर वक्त उनका नाम लेके, चाहे जय श्री राम बोलो, जय जिनेंद्रा बोलो, या राधे राधे बोलो, जो मन करे वो बोलो, लेकिन उनकी याद में रहकर, परमपिता परमेश्वर की याद में रहकर अपने कर्म को करो और 100% लेवल पे करो। सिर्फ कोशिश मत करो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज ये वीडियो देख रहे हैं, हमेशा ही होगा, जब भी कोई चैप्टर शुरू होगा उसके फर्स्ट वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यू होंगे और लास्ट वीडियो पे सबसे कम। क्यों? पता है, रेस जब शुरू होती है ना, पार्टिसिपेट हर कोई कर लेता है, लेकिन उसको क्रैक हर कोई नहीं करता है। तो अगर तुम्हें लाइफ में सच में खुद को प्रूव करना है ना, तो स्टार्ट टू एंड, बिगनिंग टू एंड फाइट करो, और तब तक फाइट करो जब तक जीतना जाओ। अगर तुम्हें 100 में से 5% की कैटेगरी में आना है तो ऑलवेज, हमेशा अपना 100% देना, कभी भी गिव अप मत करना, कभी भी एक्सक्यूज़ मत देना। रिजल्ट 100% तुम्हारा होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब किया तो नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पढ़ाना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी लाइफ को पहले से बेहतर बनाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यू कैन क्रैक, यू कैन अचीव, यू कैन, एंड ऑलवेज यू कैन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कोई पहली बार वीडियोस देख रहा है टैक्स के मेरे, तो मैं आपको सिंपल से कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। 00 वीडियो इंट्रोडक्शन वाला वो जाके देख लो, उसमें मैंने सारी बातें बताई है। समराइज़ कर रहा हूँ मैं आपको बुक के साथ भी पढ़ाऊँगा, मैं आपको क्लास नोट से भी पढ़ाऊँगा, क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। आई विल शो यू कि देखो भैया मैंने स्टार्टिंग से ही क्वेश्चंस का पूरा ध्यान रखा है। स्टडी मैट वाले क्वेश्चंस भी रखे हैं, और जो स्टडी मैट में नहीं है बेसिक क्वेश्चंस जो हटा दिया गया है, जो मुझे ठीक लगे वो भी मैंने रखे हैं। देखो एक ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। वी विल डू प्रैक्टिस, जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है हम करेंगे। सर ये सारे क्वेश्चंस आप डिस्कस करेंगे? हाँ जी, मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, और भी क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा
एन एडिशन जो इस बुक में नहीं है वो भी मैं करवाऊंगा, और एज अ होमवर्क मैं आपको वो देने वाला हूँ, ठीक है। वो मैं डिस्कस भी करूंगा और बताऊंगा भी। जैसे ये क्वेश्चंस मुझे जो इतने भी अच्छे लगे मैंने रखे हैं, और इससे हायर लेवल पे एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी को भी क्लास में डिस्कस करके दूंगा, ठीक है। मैं सब कुछ करके दूंगा, बस आपकी साइड से 100% चाहिए। एक ही रिक्वेस्ट है, शुरुआत वाला घोड़ा मत बनो जो एंट्री लेता है। वीडियो पहला वीडियो हर कोई देखेगा, लेकिन एंड तक सारे वीडियो नहीं देखेगा। आप क्या बोलोगे, लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो देख लूँगा, बाद में देख लूँगा, अभी टाइम नहीं है, अरे सर वो सर ना। जैसे वीडियो अपलोड हो तुम्हें देखना है। सर लेक्चर्स का टाइम रहेगा 9 PM एवरीडे, वीक में 5 to 7 वीडियोज़ आपको मेरी साइड से मिलने हैं एज आई प्रॉमिस्ड। एक 7 लेक्चर्स की सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है यूट्यूब पे, बेसिक एंड रेट्स की। अगर वो नहीं देखना तो देख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम वाले और अभी वाले में अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस हैं। प्लीज़ उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि वो आपके 5 to 8 मार्क्स ख़राब कर देगा अगर आपको नहीं आते तो। प्लीज़ उसको कर लेना। न्यू टैक्स रिजम्स के क्वेश्चन भी उससे मैंने करवाए, ठीक है। ये हम अपनी इस टैक्स सीरीज़ का सेकंड चैप्टर पिक कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद हो सकता है मैं अदर सोर्स कैपिटल गेन करूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब टॉप 4-5 में रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स मेरे को करवाना है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखो भैया मैंने क्वेश्चंस जितने भी डाल सकता हूँ मैंने डाले, मैंने कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं की है। प्रेजेंटेशन एज पर स्टडी मैट रखी है। तो सर आप बुक से पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे? तो बुक्स किसको लेनी है मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं, ये वीडियो मुझे नहीं पता आप कब देखेंगे, बट इन माय ओपिनियन अगर तुम्हारे पास एग्ज़ाम देने का टाइम कम है, मान लो तुम्हें 20 to 30 डेज़ के अंदर सब्जेक्ट खत्म करना है, तो बाय बुक। ओके, वो कैसे बाय करनी है? व्हाट्सएप मैसेज डाल देना 9354719404, उसमें मैसेज फुल नेम नंबर आपका मिल ही जाएगा मुझे। उस पर टाइप करना कि सर मुझे बुक्स बाय करनी है, इफ़ अवेलेबल प्लीज़ अलाउ मी, तो आप बुक्स बाय कर लेना। अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हारे मोर देन 60 डेज़ हैं, मोर देन 50 डेज़ हैं, या फिर तुम अभी सितंबर का अटैम्प्ट नहीं दे रहे, अभी नवंबर का नहीं दे रहे, तुम्हें जैन का देना है, तुम्हें बाद का देना है, तो फिर मेरे साथ क्लास के नोट्स बनाओ। क्लास नोट्स बनाना बेस्ट प्रायोरिटी है। अभी बना सकते हो हाथों हाथ तो बेस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। मैं बार बार हर लेक्चर में गाइड नहीं करूँगा सेम बातों को, और एक ही चीज़ कहूँगा, पंक्चुअलिटी एक स्टूडेंट के लिए क्रैक करने का 2 ही तरीका है, एक है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी साथ के साथ चलती है। अगर तुम डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड हो तभी कंसिस्टेंसी रहेगी, डिसिप्लिन डेडिकेटेड नहीं हो तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। मैंने भी अपनी लाइफ में शुरू में लेक्चर्स डाले, बहुत बच्चों ने फॉलो किया, ये चैनल की ग्रोथ उसी से आई। लेकिन फिर मैं भी प्रॉमिस करता था, अरे भाई मैं ये करवा दूंगा, छूट गया, फिर ये करवा दूंगा, छूट गया। अगर लेक्चर्स पहली बार ये देख रहे हो, पहला वीडियो मेरा देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि लेक्चर्स मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा के लिए करा रहा हूँ, जो हम सब के अंदर बैठे हैं। मैं अपने भगवान की कमिटमेंट के लिए करा रहा हूँ, जो मैंने उन्हें किया है, जो मैंने अपने हनुमान जी को, अपने राम जी को किया है, मैं उसके लिए करा रहा हूँ। क्योंकि इंसान धोखा देते हैं, आप एक वीडियो देखेंगे 4 वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि आप अपने हिसाब से चलेंगे, क्योंकि आपको पास नहीं होना है, आपको बस पेरेंट्स को शो करना है कि हमें पास होना है। अगर तुम रियली डेडिकेटेड हो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, 100% प्रॉमिस करता हूँ, सारे वीडियोस देख डालो, जितने क्वेश्चंस कराऊंगा करवा डालो, एक भी क्वेश्चन एग्जाम का तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, हर एक एडजस्टमेंट तुम्हें रिकॉल होगी। मैं रिवीजन ऑडियो भी साथ के साथ रिकॉर्ड करके दूंगा, सब कुछ करके दूंगा, अगर तुम फुल्ली रेडी एंड डेडिकेटेड हो तो। अदरवाइज तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा अटैम्प्ट है, आज नहीं कल तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बाद में करने से अच्छा, अटैम्प्ट लगाने से अच्छा आज में ढंग से मेहनत कर लो कि रिजल्ट 100% तुम्हारा हो, ठीक है। तो बुक्स किसको बाई करनी चाहिए? जिसके पास 40 to 50 डेज़ है एग्ज़ाम के लिए। दूसरी चीज़, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उन्हें डेफिनेटली बुक के साथ जाना चाहिए। जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं आराम से दे रहे हैं, जिनका आफ्टर 3 to 4 मंथ एग्ज़ाम है, वो मेरे साथ क्लास के नोट्स बनाएंगे। मैं क्लास नोट्स भी लिखवाऊंगा, साथ के साथ आपकी बुक की रीडिंग भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी भी साथ के साथ हम करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन खत्म, सारी बातें खत्म, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और इंट्रोडक्शन चाहिए तो 00 वीडियो नंबर होगा एक प्लेलिस्ट में, वो जाके आप देख लेना, ठीक। और लेक्चर का टाइम रहेगा एवरी डे 9 PM, वीक में 5 to 7 वीडियोस आएंगे, मिनिमम 4 to 5 तो रहने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए जी, मोटिवेशन हो गया, गाइडेंस हो गया, अब पढ़ने वाली बात शुरू करते हैं, ठीक। चलिए सर, टॉपिक का नाम लिखिए, आइए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो यार, इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले माइंड में एक चीज़ डालो कि हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। एक होता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब जब हमें रेंटल इनकम आने वाली है, वही क्या होता है वही हम सीखने वाले हैं। इसका सेक्शन नंबर 22 होता है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मतलब इस बटन को क्लिक करोगे तो ये डोर ओपन होगा, और डोर ओपन होगा तब तुम इसके प्रोविज़न पढ़ोगे। डोर ही अगर ओपन नहीं हुआ, एंट्री नहीं मिलेगी, तो प्रोविज़न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
मान लो सर हमें हेड सीक्वेंस में पढ़ने चाहिए कि आगे पीछे, आप कोई भी हेड आगे या पीछे पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका क्लाइंट कैसा आने वाला है, आपका एग्जाम कैसा आने वाला है, उसमें ये सेक्शन सीक्वेंस में नहीं पूछे जाएंगे। कोई सा भी सेक्शन, कोई भी टॉपिक कभी भी पूछा जा सकता है। सो वी कैन प्रिपेयर एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल सिचुएशंस फॉर एग्जाम। ओके, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 हेड होते हैं टोटल हमारे पास। एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, भाई मैं किसी के पास नौकरी कर रहा हूँ, कोई मुझे पे कर रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैंने अपना घर किराए पे दे रखा है, रेंटल पे दे रखा है, लेट आउट कर रखा है और उसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी। एक होता है जी कैपिटल गेन, जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करता हूँ, जब मैं इसी घर को जिसको रेंट पे दे रहा हूँ जब मैं इसको सेल आउट करूँगा तो हो जाता है कैपिटल गेन। एक होता है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो कहता है कि जब तुम व्यवसाय से, बिजनेस से पैसा कमा रहे हो तो पीजीबीपी। एक होता है अदर सोर्स, अदर सोर्स कहता है ना तुम सैलरी में हो, ना तुम हाउस प्रॉपर्टी हो, ना तुम कैपिटल गेन हो, ना तुम पीजीबीपी हो। अगर तुम्हें किसी जगह नहीं मिली, अगर किसी भी हेड में जगह नहीं मिली है तो मेरे पास आ जाओ, आई एम अदर सोर्स, मैं सबको इन्विटेशन दे रहा हूँ। खुला लंगड़ है, खुला एडमिशन है, आ जाओ मेरे पास, अदर सोर्स। ठीक है, तो 5 हेड होते हैं। आज हम पहला हेड अपनी इस सीक्वेंस सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस सीक्वेंस सीरीज़ का पहला हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो मैं अभी आपको गाइड करने जा रहा हूँ। ओके सर, इसका सेक्शन कितने हैं? 22 to 27 है। गिनती की 4-5 सेक्शन याद करने हैं। आई विल डील, और मैं एक एक सेक्शन याद करवा दूंगा और हर वीडियो के एंड में रिवीजन ऑडियो दूंगा ताकि तुम्हें रिवीजन करने में कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक, चलिए जी। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है मेरे दोस्त, चार्जिंग सेक्शन। सर आपने तो कुछ पढ़ाई नहीं, पहले लिखवा रहे हो। अरे बेटा सब कुछ करेगी, चिंता क्यों कर रहा हो? मैंने तुम्हें बोला ना, एक लेक्चर पूरा डील करो, 5 मिनट नहीं, पूरा टाइम दो, एट द एंड तुम्हें हर एक प्रोविजन याद होगा। ये कहते हैं सर चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है कि भैया तुम्हारे अंगने में हमारा क्या काम है, तुम्हारे अंगने में हमारा क्या काम है, मतलब इस हेड में हमारा क्या काम है, हम इस हेड में कब एंट्री ले सकते हैं, कब सैलरी में लेंगे, कब कैपिटल गेन, कब पीजीबीपी। तो हर एक हेड का अपना एक सेक्शन होगा, हर एक हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होगा, जो ये बोलेगा भैया ये वाला बटन तुमने डोरबेल दबाया ना, तो अब तुम्हें इसमें एंट्री मिलेगी। और डोरबेल एंट्री होते समय ये बातें चेक की जाएगी, अगर ये बातें फुलफिल हो रही है, दिस इज द चार्जिंग सेक्शन, तो तुम एंट्री ले सकते हो। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर, यहाँ पे इसको और अच्छे से लिखता हूँ, सेक्शन 22, दिस इज चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मतलब सेक्शन 22 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। मतलब ये क्या कह रहा है, इस हेड में हमारी एंट्री कब होगी, ये क्या कह रहा है, इस हेड में हमारी एंट्री कब होगी, मतलब कब हम इस हेड के अंदर एंट्री करेंगे, कब हम इस हेड के अंदर एंट्री करेंगे, कब हम इस हेड के अंदर एंट्री करेंगे। मैं लिख रहा हूँ, लिखो, एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। लिखो लिखो, रेंटल इनकम, ब्रैकेट में लिखना एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी taxable under the head house property if the following conditions are satisfied। सर कहने का मतलब क्या बेटा? इसके कहने का मतलब ये है कि अब एक एक वर्ड को पहले ब्रेक करते हैं। तुम्हारी जो रेंटल इनकम आएगी, हाउस प्रॉपर्टी कब लगता है? जब मेरे पास एक घर है और मैं उस घर को लेट आउट करता हूं और वो घर का मालिक भी मैं ही हूं। सबसे क्या, मेरे पास एक घर है, ऑब्वियसली घर है तो मैं उसका मालिक हूं, और मैंने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, किसी को किराए पे दे रखा है। रेंटल इनकम, जिसको हम एनुअल इनकम भी बोलते हैं, ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, किसी भी घर की, टैक्सेबल, उस पर टैक्स लगेगा, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स लगेगा, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जब ये कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर दोगे तो सर कौन कौन सी हैं वो बातें, आइए देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी
कि मेरे पास एक घर होना चाहिए, मेरे पास एक घर होना चाहिए। सर मेरे पास घर ही नहीं है। सर मेरे पास एक झोपड़ी है, घर है। सर मेरे पास एक बंगला है, घर है। सर मेरे पास एक फ्लैट है, घर है। सर मेरे पास ना कॉम्प्लेक्स वगैरह है, हाउस प्रॉपर्टी। सर मेरे पास गोडाउन है, हाउस प्रॉपर्टी। मतलब 4 दीवारी है तो हाउस प्रॉपर्टी क्या? अच्छा सर मेरे पास एक विला है और विला के आगे बहुत सारी खाली जगह है, वो खाली जगह हाउस प्रॉपर्टी में आएगी या अदर सोर्स में? हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो उसके साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। अगर ओनली वैकेंट लैंड होगा, मतलब खाली प्लॉट, जैसे आपने क्रिकेट के लिए दे रखा है कि भाई क्रिकेट यहाँ बच्चे आके खेलते हैं, मुझे मंथली 1000 देते हैं और टोटल 100 मतलब कि प्लेयर्स हैं वहाँ पे, तो वैकेंट लैंड दोगे तो अदर सोर्स, लेकिन घर के साथ कनेक्टेड दोगे तो हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। इसके बारे में कुछ बातें मैं लिखवाऊंगा, आपको धीरे धीरे क्लियर होगी। लिखो हाउस प्रॉपर्टी includes building and land, upper tenant there to का मतलब होता है अटैच। मतलब देखो यार, अगर तुम्हारे पास एक घर है तो हाउस प्रॉपर्टी तो है ही है। अगर तुम्हारे पास मान लो घर है, ओ सर कैसी ड्राइंग बना रहे हो? हाँ, इससे अच्छे मेरी बेटे की है, ठीक है। और इसके साथ मान लो एक एरिया भी जुड़ा हुआ है, लैंड, मान लो पार्किंग के लिए, एग्जांपल मैंने रख लिया पार्किंग के लिए, तो ये भी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही आएगा, क्योंकि कोई भी सिर्फ पार्किंग एरिया नहीं देता, घर के साथ पार्किंग देता है। समझो आप कभी फ्लैट लोगे, सोसाइटी लोगे, तो वो घर के साथ पार्किंग देते हैं, अलग से नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ हाउस, जिसमें आप गार्डनिंग कर सकते हो सकता है आप यहाँ पे गार्डनिंग के लिए अलाउ कर रहे हो, ठीक है। गार्डनिंग, जैसे कुछ लोग को पेड़ पौधे का बड़ा अच्छा शौक होता है कि वो थोड़ा सा वॉक करेंगे, जैसे तुमने साउथ मूवी में देखा होता है या फिर मूवीज में देखता हो, गेट में एंट्री हुई, एक फॉर्चूनर आई, जू घर के आगे लगा दी, तो वो जो खाली एरिया है ना, वो भी यहाँ पे काउंट होता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? गुड। मतलब इसके साथ कोई चीज़ अटैच है हमारे घर के साथ, तो उसको भी हम हाउस प्रॉपर्टी में ही काउंट करते हैं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर इसमें बस रेजिडेंशियल जिसमें घर है वही काउंट होगा या और भी काउंट होता है? सर इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी भी काउंट होती है। अगर मान लो मेरे पास एक शोरूम है और मैं उसे किसी को लेट आउट कर रहा हूँ और उसे 1 लाख रुपीज़ पर मंथ ले रहा हूँ, तो वो शोरूम भी हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। मतलब मेरे पास एक घर है, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और उसके लिए मुझे रेंट रिसीव हो रहा है, मैंने उसे लेट आउट कर रखा है। हम किराए को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लेट आउट। कुछ हिंदी मीडियम के बोलते मेरे मैसेज आया था, एक कमेंट में आया था कि सर मेरा हिंदी मीडियम है, आपके लेक्चर्स देखूंगा तो चलेगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ बेटा, अगर तुम हिंदी समझ रहे हो तो वो भी, इंग्लिश बोल रहे हो तो भी, अगर नहीं समझ आ रहा तो एक एक वर्ड बता रहा हूँ आपको। तो हम किराए लेने को क्या बोलेंगे? लेट आउट। मतलब तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है, तुम उसको लेट आउट कर रहे हो। हाँ, वैकेंट लैंड नहीं, हाउस के साथ वैकेंट लैंड है तो चलेगा, अगर ओनली वैकेंट लैंड है तो वो अदर सोर्स में जाएगा। ओके, तो वहाँ पे वो वाली बात मैं बोलूँगा, और मैंने बोलूँगा मैंने हाउस प्रॉपर्टी में बोला था, याद आ रहा है? ओके। तो सर इसके साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आती है? हाँ जी, इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आती है। सर आपकी ड्राइंग बहुत गंदी है, सॉरी ऑन माय साइड। ओके, लिखो इनकम फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एज वेल एज कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या क्या? जैसे शॉप हो गई, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया, गोडाउन हो गया, ये सब क्या हो गया? कमर्शियल प्रॉपर्टी। ऑल्सो कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ये भी हाउस प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। अब सर ये आपका क्या फ़ायदे वाला है? आपको कोई क्लाइंट आ गया, हमने पूछा सर आपकी इनकम क्या है? अरे मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है रे, कॉम्प्लेक्स वगैरह, वो लेट आउट करता हूँ।
तो वो पीजीबीपी में आएगा क्या? नहीं सर, पीजीबीपी में नहीं आएगा। आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, रेंटल इनकम आ रही है ना, तो रेंटल इनकम आ रही है, इसका मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तो आपको उस सिचुएशन में डील करना है, और क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे, डोंट वरी। सर आप वैकेंट लैंड बार बार बोल रहे हो, एक बार लिखवा दो, लिखवा देता हूँ। वैकेंट लैंड कहाँ पे आएगा? इफ देयर इज ओनली वैकेंट लैंड एंड इफ इट इज लेट आउट, मतलब वैकेंट लैंड है और हमने उसको लेट आउट कर रखा है, वैकेंट लैंड है और हमने उसको लेट आउट कर रखा है, तो वो कहाँ पे आएगा? अदर सोर्स में, ठीक है। रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, ब्रैकेट में लिखना ओनली, ओनली मतलब इसके साथ घर नहीं है, ठीक है। देन इट विल टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और पीजीबीपी। हो सकता है आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रखा हो तो पीजीबीपी, लेटर ऑन धीरे धीरे करके हम और ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। सर एक पॉइंट मुझे और सिखाना है। क्या? एक ना आपने सुना होगा कि रावण की लंका किसने बनाई? तो रावण की लंका किसने बनाई थी? विश्वकर्मा जी ने। पहले हमारे एशियन टाइम में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता था विश्वकर्मा जी करते हैं। आज भी कुछ लोग जो लोहे का काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो विश्वकर्मा डे बनाते हैं, ठीक है। तो एक ना विश्वकर्मा बिल्डर थे, विश्वकर्मा बिल्डर्स, ठीक है। विश्वकर्मा बिल्डर भैया हमारे थे। अब इनके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स है स्टॉक में, बिल्डिंग्स इन स्टॉक, इनके पास में स्टॉक में बहुत सारी बिल्डिंग है। जैसे इन्होंने, इनके पास विश्वकर्मा है, एक बार लंका है, एक बार जनकपुरी है, एक बार अयोध्या है, इनकी सारी बिल्डिंग। हाँ, अभी कोई रहने नहीं आया वहाँ पे। तो अगर राम जी आए, बोले मेरे को अयोध्या बनानी है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राम जी आए बोला अयोध्या बनानी, मेरे को ये इतना एकड़ जो है सेल कर दो, इतनी बिल्डिंग सेल कर दो, मैं राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी और मैं सब एक साथ रहेंगे, मतलब 4 फ्लैट्स हमको लोग को चाहिए, 4 बिल्डिंग दे दो। तो अगर विश्वकर्मा जी ने राम जी को ये सेल किया, अगर बिल्डिंग को सेल किया जाता है तो वो पीजीबीपी में आता है, ठीक है। तो यहां पे लिखना इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, कि अगर हम बिल्डिंग को सेल करते हैं तो यहां ये कहां था? टैक्सेबल इन पीजीबीपी हेड, हम इसको पीजीबीपी में टैक्स करते हैं। अगर सर इसके पास बिल्डिंग है लेकिन ये सेल नहीं करता, अगर ये सेल नहीं करता, लेट आउट करता है, बेचेगा नहीं, सिर्फ किराए पे देगा, तो हम इसको कहां ट्रीट करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। इनकम फ्रॉम लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये होगा टैक्सेबल इन पीजीबीपी, इन पीजीबीपी। सर हो गया क्या? नहीं रे बाबा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओके, अब क्या सर? ये पहला पॉइंट पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। सर आपने बोला था कंडीशंस, हाँ, तो कंडीशंस में एस था तो प्लूरल था ना, तो और भी कंडीशंस बताओगे? डेफिनेटली यस, ठीक है। देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ओके। तो हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू भी आता है, इसमें कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी आती है, ठीक है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल क्या है? शॉप, कॉम्प्लेक्स, गोडाउन, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि रेंट अगर वैकेंट लैंड का है तो ये या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा या पीजीबीपी होगा, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। विश्वकर्मा बिल्डर्स का हमने एग्जांपल लिया कि अगर आप बिल्डिंग्स को सेल करते तो पीजीबीपी में आएगा। सर आपने तो बोला था हम फ्लैट को सेल करके तो कैपिटल गेन आएगा, डोंट वरी, कैपिटल गेन में कब आएगा और पीजीबीपी में कब आएगा, वी विल चेक, ओके। अभी नहीं, अभी बस दिमाग में जो सिखा रहा हूँ वो डालो। डाउट्स बहुत सारे होंगे, मुझे टाइम दो सिलेबस कंप्लीट कराने का, जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। इनकम फ्रॉम लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप लेट आउट करते हैं तो पीजीबीपी में आएगा। इतनी बात क्लियर क्या? हाँ, ओके। ये हमारी चल रही थी पहली कंडीशन, ठीक है, ये हमारी चल रही थी पहली कंडीशन, देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी, ओके। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन। चलो जी, सेकंड पॉइंट लिखते हैं।
असेसी, असेसी अच्छे से नहीं लिखा मेरे को, और अच्छे से लिखना है असेसी। अब आप में से कुछ होगे सर व्हाट डू यू मीन बाय असेसी, तो बेटा चैप्टर 1 देख लेना प्लीज, मैंने इसलिए कहा था सीक्वेंस में वीडियो देखो। असेसी शुड बी ऑनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। सर हाँ सर, इसका क्या मिक्स मसाला है? इसमें मैं ये कहना चाहता हूं, बस सिंपल सा टर्म है मेरा कि ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब अगर मैं किराएदार हूं, टेनेंट हूं, और मैं लेट आउट करता हूं, मान लो मैंने किसी से किराए पे लिया और मैं किसी को किराए पे दे रहा हूं, मैंने लेट आउट लिया किसी और से और मैं किसी को सब लेट आउट कर रहा हूं, तो ये अदर सोर्स में जाएगा। इफ यू आर नॉट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड you want to allot or let out this property to any other one, then it is covered in income from other source। चलो लिख भी लेते आइए। if tenant is sub let out, मतलब ऑनर ने टेनेंट को दिया, टेनेंट ने किसको दिया, इसने कर दिया सब लेट आउट किसी और को दो, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, थैंक यू। सर ये बातें किताब में भी लिखी हुई है, हाँ डेफिनेटली लिखी हुई है। एक पॉइंट और लिखवा लें दो, दैट इज यूज ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखो यूज ऑफ प्रॉपर्टी। सर इस प्रॉपर्टी का यूज क्या होगा? अब इसमें देखो एक सिंपल सा मतलब समझो कि अगर इस प्रॉपर्टी को आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, लेट्स सपोज आई एम द ओनर ऑफ दिस स्टूडियो, और मैं लेट आउट तो कर नहीं रहा, मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कराया और मैं खुद यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसमें डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। या फिर क्या होगा, अगर ये मेरा मैंने किसी और से ले रखा होता तो रेंट आउट पे करता, रेंट पे करता, लेकिन मेरा खुद का है तो मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन क्लेम करूँगा। तो अगर तुमने इसे बिजनेस में यूज किया, बिजनेस में यूज किया खुद के बिजनेस में, तो ये PGBP में ही काउंट होगा। और अगर तुमने इसे यूज किया लेट आउट पर्पस के लिए या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो फिर ये हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट होगा। ठीक है, तो अगर इसका पर्पस है बिजनेस या फिर प्रोफेशन, तो ये कहां जाएगा, PGBP, और वहां पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सर क्या होता है, मैंने आपसे बोला कि हर हेड दूसरे से कनेक्टेड है, तो वहां पे हम सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। सर 11th हमने सीखा है, डोंट वरी, वहाँ पे और सीखेंगे। और अगर मैं इसमें कर रहा हूँ लेट आउट, किराए पे दे रहा हूँ या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद रह रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी बिल्डिंग में खुद रह रहा हूँ या फिर लेट आउट कर रहा हूँ, किसी और किराए पे दे रहा हूँ, तो ये आएगा हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक, यहाँ तक ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया चार्जिंग सेक्शन। एक पॉइंट और है, वो लेटर ऑन सिखाऊंगा जब धीरे धीरे आप बड़े हो जाओगे तब। सर हमें लिखने का टाइम दोगे? बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार आपकी बुक पे आ जाता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1, क्योंकि जिन्होंने बुक्स ले रखी है उसके हिसाब से थोड़ा गाइड करना पड़ेगा ना, वरना वो बोलेंगे सर हम नोट से ही पढ़ लेंगे, बुक से थोड़ा अलग है, तो मैं साथ के साथ गाइड कर रहा हूँ। और जो बुक मैंने आपकी बनाई है 100% स्टडी मैट से मैंने बोरो किया है इन चीज़ों को, क्योंकि मैं एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं चाहता कि अपना वर्ड डाल दूँ फिर आप एग्जाम में लिखो मार्क्स कम मिले, नहीं, मेरे वर्ड से आपकी माइंड में चीज़ें डेवलप करने के लिए, और ICAI की लैंग्वेज है 100 में से 100 स्कोर करने के लिए। ठीक है, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ, कि देखो एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसमें क्या क्या आता है, कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग आती है, लेंट, अपर टेनेंट, देयर टू आता है, ऑफ विच द असेसी इज द चार्जेबल, ऑफ विच द असेसी इज द चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें थोड़ा सा टफ वर्ड में बोल दिया हमने, क्या बोला कि भैया अगर किसी भी एनुअल वैल्यू की आप बात कर रहे हो, रेंटल इनकम की प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो और आप उसे लेट आउट कर रहे हो, ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसके आप ऑनर हैं और आप उसे लेट आउट कर रहे हैं, तो जो इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी, और इसके लिए हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग, इसमें बिल्डिंग भी आ सकती है और लैंड, अपर टेनेंट, देयर टू भी इसमें आता है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशंस क्या है सर, पहले से प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड, अपर टेनेंट, देयर टू, कि भैया देखो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी के साथ जो लैंड अटैच है वो भी हो सकती है। बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग बट ऑल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस, शॉप्स, गोडाउन्स एंड अदर कॉमर्शियल प्रीमाइसेस, यानी भैया देखो रेजिडेंशियल तो है ही है, साथ में कॉमर्शियल भी इसके साथ आता है। अब यहाँ पे एक MCQ बन सकता है, अगर तुम्हें MCQ
सीखना अच्छा लगता है ना, बच्चे पूछते हैं सर एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यही बोलता हूँ कि मेरी क्लास में एमसीक्यू की टेंशन मत लो, मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा एमसीक्यू क्या आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बनेगा, इन अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बिल्डिंग मीन्स अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अ कॉम्प्लेक्स, सी ऑल ऑफ ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन डी वैकेंट लैंड। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, यानी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स दोनों आते हैं, वैकेंट लैंड नहीं आता, ठीक है। ओके, लैंड अबंडेंट मींस लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन, तो गार्डन के लिए या फिर पार्किंग के लिए, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं, पार्किंग के लिए भी यहाँ पे आता है पार्किंग। नाउ इट मी बी नोटेड दैट इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ वैकेंट लैंड इज हाउएवर टैक्सेबल अंडर द हैज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और प्रॉफिट पीजीबीपी, यानी अगर वैकेंट लैंड है तो कहाँ पे आएगा, अदर सोर्स और पीजीबीपी। सर ये बात तो आप सारी लिखवा चुके हो, हाँ वही तो मैंने कहा, अगर बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ लो, इसमें प्योर इंग्लिश है विथ ग्रामेटिकल वर्ब्स एंड एवरीथिंग, प्रोनाउंसिएशंस टू, ठीक है। तो बुक से पढ़ना है तो वैसे पढ़ लो, और मेरे साथ करना है नोट्स बना के तो वैसे कर लो, ठीक है। असेसी मस्ट बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, असेसी क्या है सर, प्रॉपर्टी का ऑनर है। क्यों सर, अगर ऑनर नहीं हुआ, इफ नॉट ऑनर, अगर वो मालिक नहीं है तो कहाँ चला जाएगा सर, ये चला जाएगा अदर सोर्स में। ये बुक में पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, रिवीजन में हेल्प करेगा। यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी में क्या था सर, अगर वो पीजीबीपी पर्पस में यूज़ हो रहा है, यानी अगर आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो तो वो पीजीबीपी में जाएगा, और आप लेट आउट कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद रहते हो उस घर में, ठीक है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। एक पॉइंट है प्रॉपर्टी हेल्ड स्टॉक एंड ट्रेड, ये वाला सर आपने बताया था विश्वकर्मा वाला, नहीं इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और है, 2 ईयर वाला, ठीक है, 2 ईयर का इसमें और पॉइंट है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, इसको हम लिख लेंगे लेटर ऑन। मैंने डाल रखा है क्योंकि बुक में सारी चीज़ सीक्वेंस में होनी चाहिए, नोट्स में तो आगे पीछे होता है, बुक्स में सीक्वेंस में होनी चाहिए, वरना कोई ऑथर देखेगा या टीचर देखेगा कहेगा ये बुक्स कैसे बनाई है। तो मैंने एकदम स्टडी मैट को खुदा मानते हुए, गीता मानते हुए, बाइबल मानते हुए उसको बनाया है, ठीक है। चलो सर, ये वहाँ तक क्लियर है सर, 30 मिनट्स हो गए, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। चलो ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1, आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। ऐ खुदा मुझको बता, आइए सर कॉन्सेप्ट नंबर 2, हमने सेक्शन 22 क्या पढ़ा था, चार्जिंग सेक्शन, ओके। ये है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सर हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है, अरे सर मेरा फ्लैट है, हो गई हाउस प्रॉपर्टी, नहीं बेटा वैरायटी होती है, और सबकी टैक्स कैलकुलेशन अलग अलग होगी, सबकी टैक्स की कैलकुलेशन भी अलग अलग होगी, ठीक है। पहला, व्हेन प्रॉपर्टी लेट आउट देन ऑलवेज टैक्सेबल इन हाउस प्रॉपर्टी, तो आप उसे ऑलवेज हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे। सर आपने लिखने का टाइम नहीं दिया, कोई नहीं अब दे दूंगा, डोंट वरी। सेकंड, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब उस प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हैं, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब तुम खुद रहते हो। यूज इन बिजनेस, मतलब तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी थी, अब उसे तुम व्यवसाय में यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो कहाँ जाएगी सर, टैक्सेबल इन पीजीबीपी। अब देखो मेरा खुद का स्टूडियो है, खुद की लैंड है, मतलब खुद का फ्लैट है, जो भी है, तो मैं इसे खुद के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए। अगर बिजनेस पर्पस है तो पीजीबीपी आएगा, ठीक है। अब थर्ड आ गया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोले तो मैं उसे खुद रहता हूं, एंड यूज्ड इन रेसिडेंस पर्पस, आप उसमें रहने का काम करते हैं, या तो मैं रहूं या मेरा टेनेंट रहे, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, मतलब मेरा टेनेंट रहता हो या मैं रहता हूँ, कोई एक तो उसमें रहना चाहिए, मतलब बिजनेस पर्पस भी नहीं है, ठीक है। लेट आउट कर रहे हो तो इसी हेड में सेल्फ ऑक्यूपाइड है बट रेजिडेंस पर्पस में, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग आए, दादा भाई के पास 10 घर, तो गवर्नमेंट ने पहले बोला था 1 घर तक माफ है, अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट चल रही है उसके हिसाब से आपके 2 घर एग्जेम्प्ट है, ठीक है।
तो इसमें चार्ट बनता है, बहुत प्यारा चार्ट बनता है इसमें। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपके खुद के घर हैं, तो अप टू 2 हाउसेस एग्जाम्प्ट है, ठीक है, अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आपके पास 2 घर हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एग्जाम्प्ट। अगर अप टू 2 हाउसेस है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर मेरे पास 2 नहीं है सर, आई हैव 10 हाउसेस, ठीक है, 10 है तो अप टू 2 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और रेस्ट जो 8 बचे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या कहता है, मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है, मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या हो जाएगा, अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर 2 घर तक है, अप टू 2, 10 में से 2 क्या हो जाएंगे सर, एग्जाम्प्ट। 10 में से 2 क्या हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट। और रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने हो गए, 10 में से 2 एग्जाम्प्ट, तो बचे कितने, 8, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नाउ रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आपकी, देन एज्यूम्ड डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। हम मान लेंगे कि सारा आपने रेंट ले रहे हो आप उस पर, और सब पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर समझे नहीं सर, लेकिन मैंने किसी को टैक्स, मान लो देखो इसमें क्या हो रहा है, हेडिंग का मतलब समझो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज इन रेजिडेंस पर्पस, कि भाई तुम्हारे पास 10 घर थे और तुम 10 में खुद रहते हो, 2 दिन इसमें 2 दिन उसमें, 1 दिन इसमें, हाफ डे इसमें, इवनिंग डे उसमें, नाइट डे उसमें, मतलब कैसे भी करके 10 में तुम खुद ही रह रहे हो। एक में तुम्हारे खाला, एक में तुम्हारे फूफा, एक में तुम्हारी अम्मी, एक में तुम्हारे अब्बू, एक में मतलब सब A to Z, सब पूरी फैमिली 10 में 10 में है। तो गवर्नमेंट कह रही बेटा 2 तक तो मैं एग्जाम्प्ट कर दूंगा, लेकिन जो बचे हुए 8 हैं उसमें मैं ये मान लूंगा, आई विल एज्यूम कि तुमने वो किराए पे दे रखा है, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अरे सर रेंट तो आता ही नहीं है, हम नहीं मानते, हम मानेंगे तुमने किराए पे दे रखा है। यानी गवर्नमेंट कह रही है इनडायरेक्टली कि 2 घर तक तो मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, 2 से ज़्यादा है तो बेशक वो खाली हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो रहा हो, उस पर तुम्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओके सर कैसे टैक्स निकालें, ओके लेकिन उससे पहले आइए नोट डाउन करना चालू करो आप, उस पर भी आते हैं कैसे टैक्स निकालें, बात करेंगे। आई नो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, बहुत ही क्यूटी प्यूटी जा रहा है, मज़ा आ रहा है आपको, नॉट वरी। आइए लिखते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लिखना चालू करिए फटाफट, ठीक है। सर लिखने का टाइम क्यों दे रहा हूँ, पॉज कर करके लिख लेंगे, नहीं बेटा ये लेक्चर मैं ये मान के चल ही नहीं रहा कि मैं तुम्हें फ्री दे रहा हूँ, पूरी मेहनत से बना रहा हूँ, शिद्दत से बना रहा हूँ। जैसा तुम मुझे 10 लाख रुपए दे के रिकॉर्ड करता हूँ मैं लेक्चर, मैं वैसे ही अभी कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तुम ये मान के चलो कि तुमने मुझे 10,000 रुपीज़ डायरेक्ट टैक्स की फ़ीस दी है, ठीक है, उसके हिसाब से हर एक चीज़ हैंड टू हैंड करना है, डाउट सॉल्व कर रहे हैं, नोट्स बनाने, वीडियो लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और कमेंट बस जाके थैंक यू भी बोलना है, ठीक है। चलिए लिखे, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम राम 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम राम 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11,
राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम राम 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम राम 20, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 1, राम 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 2, राम राम 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 राम। चलो जी, सलाम नमस्ते। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 और 4 तक हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मतलब इस पार्ट में कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन हो जाए और उसके बाद कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट से हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए। मतलब अब आप जो एक कहते हैं ना थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का मिक्स है टैक्सेशन, तो नेक्स्ट लेक्चर से आपको फील होने लग जाएगा। जैसे जैसे हेड बढ़ेंगे कैलकुलेशंस पार्ट स्टार्ट। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3। computation of income under the head house property। मतलब हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अपनी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इनकम होगी तभी तो टैक्स होगा। इनकम जो गवर्नमेंट पूछ रही है, भैया इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करोगे, तो आइए एक बेसिक फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझाऊंगा, फिर एडवांस फॉर्मेट समझाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, आइए लिखिए पर्टिकुलर्स एंड ये आपका रुपीज़ का साइन। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं जी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। अब क्या होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे, सर ये एनुअल वैल्यू क्या है, ये म्युनिसिपल टैक्सेस क्या है। यस, इसीलिए मैं फॉर्मेट पहले लिखवा रहा हूँ कि दिमाग में क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा तो हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, सिलेबस आगे बढ़ेगा। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस को यहाँ पे हम लेस कर देते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस को हमने लेस कर दिया, फिर हमारे पास आ गई नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू, सर हमने एक चीज़ और सीखी, क्या कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू में डिफरेंस किसका होता है, म्युनिसिपल टैक्सेस का। म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दोगे तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा, और नेट एनुअल वैल्यू में अगर हम ऐड कर दें म्युनिसिपल टैक्सेस तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ सकती है। ओके, वेरी गुड सर। इसके बाद हम लेस करते हैं। सर क्या लेस करते हो, हमारी डिडक्शन होती है सेक्शन 24 में। सर 23 नहीं पढ़ाओगे, 23 ही कैलकुलेशंस के पार्ट है, 24 की मैं बात कर रहा हूँ। डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24। देखो 24 में दो बच्चे हैं। पहला बच्चा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कहता है कि भाई तू बोलेगा रिपेयर कराया, तू बोलेगा पेंटिंग किया, तू बोलेगा स्क्रैचिंग किया, तू बोलेगा कि भैया मैंने कलर चेंज कराया।
मेरे को इतना सारा तुम टैक्स बोलोगे ना, मैं डर जाऊंगा। मैं तुम्हें एक फ्लैट डिडक्शन दे रहा हूँ 30%, मैं तुम्हें एक फ्लैट डिडक्शन दे रहा हूँ 30%, 30% का खर्चा मैं डायरेक्ट अलाउ करता हूँ, 30% का खर्चा मैं अलाउ करता हूँ। मेरे को लिस्ट मत बताओ मैंने ये कराया वो कराया वो कराया, इतना टाइम नहीं मेरे पास, डायरेक्ट 30% अलाउ। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो सर ये सबको मिलेगा? हाँ जी सबको मिलेगा, कद्दू कटेगा सब बे बटेगा। 30% ऑफ NAV। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो GAV का 30% ले लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़, ये NAV का 30% है, ठीक है, ये आपका आ गया, यहाँ पे आप लेस कर लेंगे। देन B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सर बोरोड कैपिटल क्या होता है? कई बार हम लोन पे अपना घर बनाते हैं या लोन पे रिनोवेशन करते हैं, तो लोन पे लेके अगर आप काम करवा रहे हो तो वो इंटरेस्ट यहाँ पर अलाउ होता है। ओके, एंड डोंट वरी, सेक्शन 24 पे हो सकता है एक लेक्चर पूरा का पूरा लग जाए, ठीक है, तो वहाँ पे कैलकुलेशंस का लेवल बहुत हाई हो चुका होगा। अभी दिमाग में डालो, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30%, एक होती है कोई भी अगर हमने लोन पे घर बनाया तो लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो लेस होता है, ठीक है। तो ये है हमारा 24A, ये है 24B। डोंट वरी, एक एक करके सीखेंगे, ये फॉर्मेट है बस मैं दिमाग में डाल रहा हूँ। फिर ये आपने लेस कर दिया दोनों, NAV में से इन दोनों को लेस कर दिया और आपके पास आ गया इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। आपकी आ गई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ठीक है, ये आपका पॉइंट 1 डन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि सर JV बोले तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है सर? यहाँ पे सबसे पहला टर्म आपने क्या लिखवाया? JV। अब मैं JV को ही तोड़ूंगा पहले, व्हाट इज JV, तो मुझे लगेगा थोड़ा सा टाइम, और हो सकता है आज का लेक्चर JV बताते बताते निकल जाए। हाँ, और JV निकालना सीख गए तो एक क्वेश्चन भी हम कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया, फटाफट इसको लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 5, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 3। अच्छा ये बातें क्या बुक में है क्या? डेफिनेटली 100% है। आई विल शो यू कि तुम्हारा टाइम बचे, बुक में चेक कर सकते हो आप। ये बातें मैंने करवा रखी है। ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 2, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट कर रहे हो ऑलवेज टैक्सेबल है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो बिजनेस के लिए तो PGBP, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो खुद के लिए तो 2 हाउसेस तक एग्जाम्प्ट है, और मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो अप टू 2 एग्जाम्प्ट है, और रिमेनिंग ऑक्यूपाइड के लिए टैक्सेबल है, ठीक है। ओके, इस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो मैंने आपको बताया ग्रॉस GAV आएगा, GAV से म्यूनसिपल टैक्स लेस करोगे, नेट एनुअल वैल्यू आएगा, लेस करोगे डिडक्शन अंडर 24, तो 24A में 30% हो जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B में जो भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो हो जाता है, फिर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, यस, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना। हम सीख रहे हैं JV निकालना, GAV निकालना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, फेयर रेंट को और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करो, और विच एवरेज जो हायर होगा वो ले लो। दिस इज स्टेप 1। मैं आपको क्वेश्चन भी साथ के साथ दिखाता हूँ ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो, ठीक है। मैं रटवा नहीं रहा, समझाऊंगा आपको। मान लीजिए इस क्वेश्चन में देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, दिस इज 90,000, ठीक है।
विच एवर इज हायर 90,000। तो इस क्वेश्चन में मैं इन सभी क्वेश्चंस को इसमें फिल करूंगा और आपके माइंड में सेट करूंगा। फेयर रेंट कितना था सर 90,000 और म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है सर 80,000, विच एवर इज हायर 90,000। ओके, फिर कहता है कंपेयर स्टेप वन यानी 90,000 को कंपेयर को स्टैंडर्ड रेंट से, एंड विच एवर इज लोअर, जो सबसे लोअर होगा वो हमारा होगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो हमारा स्टैंडर्ड रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट सर गिवन ही नहीं है, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, तो हमारा 90,000 इज एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। कंपेयर द एक्सपेक्टेड रेंट डेट विद द एक्चुअल रेंट, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ने का भी, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ने का, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो, और विच एवर इज जो हायर होगा वो हम पिक करेंगे। तो 90,000 एंड 72,000, तो 90,000 एंड 72,000 विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज जो हायर होगा 90,000 वो आप पिक कर लेंगे। तो विच एवर इज जो हायर होगा 90,000 वो आपने पिक कर लिया। दिस इज योर जीएवी फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है सर। सर ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या, फेयर रेंट क्या, सीखेंगे, डोंट वरी, एक एक करके। मैंने आपसे बोला एक एक करके। अब मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पिक कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ आप कर पाओगे कि नहीं। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, स्टेप 1। तो हमारे पास क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू 55,000 एंड फेयर रेंट इज 60,000, तो विच एवर इज हायर 60,000, ठीक है। मैं बार बार इनको अलग अलग लिखता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में आता रहे। क्वेश्चन आपकी बुक में मेंशन है, मैं बस समझा रहा हूँ। क्वेश्चन सर क्या कॉपी में करोगे, देखो कॉपी में नोट्स बुक में क्वेश्चन लेने का तो टाइम नहीं होगा, मैं कॉन्सेप्ट जो लिखवाऊंगा, क्वेश्चन एग्जाम्पल खुद का है जो बुक में नहीं है वो तो मैं लिखवाऊंगा, लेकिन जो बुक में है वो मैं नहीं लिखवा पाऊंगा, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज़। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की 100% प्रॉमिस। सर फेयर रेंट कितना है सर, सर फेयर रेंट है इस वाले क्वेश्चन में हमारा 60,000 और म्युनिसिपल कितना है सर 55,000। सर विच एवर इज हायर, सर 60,000, ओके। सर स्टैंडर्ड रेंट कितना है, आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड रेंट इज 75,000, ओके। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है सर, स्टैंडर्ड रेंट इज 75,000। तो स्टेप 1 में कितनी वैल्यू आई थी सर, स्टेप 1 में आई थी 60,000, तो 60,000 एंड 70,000 विच एवर इज लोअर इज एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये हमारा कितना आ गया, लोअर कितना आ गया सर 60 और 75, विच एवर इज लोअर 60,000। 60,000 को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर। तो एक्चुअल रेंट कितना, एक्चुअल रेंट कितना सर, एक्चुअल रेंट इज 72,000 विच एवर इज हायर। तो हमारा एक्चुअल रेंट कितना सर 72,000, तो विच एवर इज हायर इज 72,000। जरा एक बार आंसर चेक करते हैं हमारा मैच कर रहा है क्या, अगर मैच कर रहा है यानी हमको समझ में आ रहा है। सर 72,000, ओके सर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, लेकिन ये टर्म समझ में नहीं आ रहे, म्युनिसिपल टैक्स, फेयर रेंट, ये सब समझ में नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, अब मैं सिखाऊंगा, वो समझने के बाद बाकी के 3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वो समझने के बाद हम बाकी के 3 क्वेश्चंस करेंगे, वो समझने के बाद हम बाकी के 3 क्वेश्चंस करेंगे, वो समझने के बाद हम बाकी के 3 क्वेश्चंस करेंगे, ओके ठीक है सर। ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सर फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है जीएवी का, लेकिन कैसे करे वो नहीं समझ में आ रहा, ओके। अब इस फॉर्मेट के आगे लिखो नोट्स, देखो यहीं पे डाल दो हेडिंग नोट्स, नोट नंबर 1। सर जीएवी कैसे निकालते हैं, ठीक है, जीएवी अभी सिखा रहा हूँ। जीएवी में एक कॉन्सेप्ट और है जो 1 से 2 लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 है मेरे दोस्त फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू। इसका मतलब भी तो बता दो, अभी बताएंगे बेटा, क्यों चिंता कर रहे हो। विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, ठीक, ये हो गया स्टेप 1। नाउ स्टेप 2, जेवी बोले तो ग्रॉस एंड वैल्यू, ठीक है। नाउ स्टेप 1 और ये है हमारा स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट हम इसमें पिक करेंगे लोअर, विच एवर इज लोअर, और इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, ओके। नाउ स्टेप 3,
स्टेप 3, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है, और ये होगा विच एवर इज हायर, एवर इज हायर अभी के लिए, ठीक है। यहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि मुझे इस पे अभी कुछ बातें और सिखानी है। इसमें मैं 2 लाइंस का एक्स्ट्रा गैप भी रखूंगा, ठीक है, 2 लाइंस का एक्स्ट्रा गैप रखूंगा, मुझे ये चीज़ अभी और डेप्थ में बतानी है अभी के लिए, क्योंकि आज पहला लेक्चर है, मैं इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं जा सकता वरना दिमाग बाउंस कर जाएगा। टीचर को हर एक चीज़ सोच समझ के करानी पड़ती है। बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ पढ़ रहे हैं, खुद से सारी चीज़ कर ली और फिर हो जाते हैं परेशान। सर ये तो आपने लिखवा दिया, ठीक है, स्टार मैंने लिखा है, इसमें मैं नोट और लिखवाऊंगा, ठीक है, नोट बाद में भी लिखवाऊंगा, बाद में मत बोलना सर आपने स्पेस छुड़वाया नहीं था, पहले ही मैं बोल रहा हूँ लिखवाना है मुझे। ओके सर, ये सारी चीज़ों में अब हमें बेसिक मीनिंग तो बता दो कौन सा क्या होता है। ओके बेबी आ जाओ, चलो जी सेकंड लिखो। सर व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू। सर म्युनिसिपल वैल्यू बोल रहे हो है क्या, जो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी के रिकॉर्ड के हिसाब से आपके घर की वैल्यू होनी चाहिए। सर म्यूनसिपैलिटी कौन है, देखो म्यूनसिपैलिटी के अगर के मतलब की मैं बात करूँ तो जो वहाँ की ग्राम पंचायत है, जो वहाँ की प्रॉपर्टी टैक्स जो कलेक्ट करते हैं, जो वहाँ के हाउस टैक्स को लेते हैं, जो वहाँ के लोकल टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं, जो बोलते हैं ना कूड़ा निवासियों से अनुरोध है कि घर का कूड़ा इस ट्रक एक चलता है उसमें डालो, तो जो वहाँ की क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं, जो वहाँ के नगर निगम होते हैं, जो वहाँ की पानी सप्लाई का इलेक्ट्रिसिटी का ख्याल रखते हैं, तो उनकी बात हो रही है। उनके अकॉर्डिंग आपके घर की क्या वैल्यू है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके घर का रेंट क्या होना चाहिए, दिस इज म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। आप लिख सकते हैं इट मीन्स वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड, मतलब म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तुम्हारी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। ओके नाउ थर्ड, सर व्हाट इज फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब मान लो मेरा फ्लैट है 105 और 106 का रेंट है 50,000 पर मंथ, तो मेरे फेयर रेंट कितना होना चाहिए। ऑब्वियसली सर आपका 5-10 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होगा, 5 to 10,000 प्लस माइनस होगा। उसका 50,000 है तो आपका अराउंड 40 होगा या 60 होगा, यही तो होगा। दिस इज कॉल्ड फेयर रेंट, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी का नियर बाई क्या टैक्स है तो उसके अकॉर्डिंग आपका कितना होना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी in same locality, it is also known as reasonable rent, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजनेबल, फेयर रेंट को रीजनेबल रेंट भी कहा जाता है कि यार देखो वो रेंट बताओ जो आपके आसपास चल रहा है, ठीक है, एज रीजनेबल रेंट, ठीक। नाउ माय डियर फ्रेंड थर्ड, सर स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या है। देखो एक होता है रेंट कंट्रोल एक्ट कि इससे ज़्यादा रेंट आप उस एरिया में नहीं कलेक्ट कर सकते। हमारी फ्लैट की वैल्यू है 50,000 रुपीज़ पर मंथ लेट आउट वैल्यू, ओके। अब मान लीजिए एक बंदा आया, उसने कहा जी मैं तो 2 लाख रुपए लूँगा, तो गवर्नमेंट कह रही है बेटा 60,000 से ज़्यादा तुम नहीं ले सकते। विच एवर इज लोअर क्यों था, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है इससे ज़्यादा रेंट तुम चार्ज नहीं कर सकते, वरना एक गरीब इंसान तो फुटपाथ पे आ जाएगा, वो फ्लैट ले ही नहीं पाएगा, वो सोसाइटी में रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो एक होता है स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट इट मीन्स रेंट as per rent control act it is the maximum amount
of rent that can be legally recovered by owner from tenant, मतलब मैक्सिमम इतना ही रेंट तुम ले सकते हो, ठीक है। नाउ फोर्थ में लिखो एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मतलब वो रेंट जो तुम्हें मिला, ठीक है। तो इसमें मैं 3 वर्ड लिख रहा हूं, कुछ अभी समझ में आएंगे और कुछ हो सकता है कि बाद में समझ में आए। एक है रेंट रिसीव्ड इतना मिल गया, लेकिन मान लो उसको रेंट देना था 50,000, उसने 30,000 दिए, उसने कहा सर 20,000 में बाद में दे दूंगा, तो वो जो रेंट रिसीवेबल है जो फ्यूचर में मिलेगा वो भी रेंट ही कहलाएगा। और एक होता है कि सर उसने तो बोला मैं दूंगा लेकिन वो लेके भाग गया, अनरियलाइज रेंट। तो इसका सेक्शन 25 धीरे धीरे हम सब सीखेंगे, अभी बस लिख लो, थोड़ा सा टाइम तो मुझे इस चैप्टर के खत्म होते तक तुम खुद इसके बाप बन जाओगे। बहुत सारे को इंटरेस्ट इन बोरोड कैपिटल में दिक्कत होती है, डोंट वरी, आई एम हियर टू टीच यू एवरीथिंग वट एवर आई नो, डोंट वरी, वी विल लर्न, ठीक है। एक्चुअल रेंट क्या होता है? रेंट रिसीव्ड, ठीक है, रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल। रिसीवेबल बोले तो मेरे को 50,000 मिलना था, 30,000 मिले, उसने कहा 20,000 बाद में दे दूंगा, तो वो जो पेंडिंग रह गया जो मुझे उसे कलेक्ट करना है, दिस इज रेंट रिसीवेबल। यहाँ पे लेस किया जाता है अनरियलाइज रेंट, मतलब जो रेंट मैं रिकवर नहीं कर पाया। सर रेंट रिकवर नहीं कर पाए क्यों? सर वो रातों रात ताला लगा के भाग गया। एक भैया थे, मैं वहाँ जूस पीने जाता था, वो बोल रहे थे अरे यार तू पैसे डाल दे, दिक्कत है, जूस पीते रहिए। मैंने एक बार डाल दिया 2,000 रुपये, पूरे मंथ दबा के जूस पिया मैंने, उसने पैसे नहीं दिए। फिर उसने मांगे तो मैं आगे देने से बना कर दिया। 4 से 5 दिन बाद पता चला कि उसका शटर डाउन है, जूस बंद, और उससे वहाँ और भी शॉप्स थी, तो मैंने पता किया तो उन्होंने बोला अरे वो सबसे 10,000 50,000 रुपये लेके गायब है। ऐसा होता है अनरियलाइज रेंट, अब कोई उससे रेंट रिकवरी नहीं कर पाएगा, तो ऐसा होता है। बाकी धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो सर ये आपने सारी बातें लिखवा दी। हाँ, अब क्वेश्चंस पे आ जाओ दोबारा। अब 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए विदाउट टीचिंग यू व्हाट इज द मीनिंग। अभी तक मैंने आपको क्या करवाया? विदाउट मीनिंग, ठीक है। अब जो 3 हम डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग 3 है उसकी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए, ठीक है। हाउस नंबर 3, म्युनिसिपल वैल्यू इज 65,000 एंड फेयर रेंट इज 65,000, तो दोनों तो सेम ही है, तो विच एवर इज हायर 65, और 65 में कोई हायर है ही नहीं, तो 65 हो गया। नाउ स्टैंडर्ड रेंट, तो विच एवर इज लोअर, तो 65 एंड 58,000, विच एवर इज लोअर इज 58,000। नाउ एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, तो एक्चुअल रेंट कितना है सर? 60,000 एंड एक्सपेक्टेड रेंट है 58, तो विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर, दिस इज 60,000। ओके जी। अगला जी, म्युनिसिपल वैल्यू 24 एंड फेयर रेंट 25, विच एवर इज हायर 25,000, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। तो यहाँ स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं, तो हमारे पास क्या रहेगा 25, तो 25 और 30, विच एवर इज हायर 30,000। अरे सर कमाल हो गया सर, हमें क्वेश्चन बन रहे हैं सर, वेरी गुड। अब म्युनिसिपल वैल्यू हाउस नंबर 5 की 80,000, फेयर रेंट इज 75, विच एवर इज हायर 80,000। 80,000 और 78, दैट इज स्टैंडर्ड रेंट, तो विच कंपेयर both and whichever is lower, this is 78,000. At 78,000 and actual rent whichever is higher, this is 78,000. 78,000। क्या ये क्वेश्चन हम कर पाए? यस सर। ओके, अब जरा मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या बता दिया। बेसिक टर्म्स में यहाँ पे फेयर रेंट है, फेयर रेंट मीन्स द रेंट विच इज सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी would fetch. Standard rent is fixed by the Rent Control Act, is maximum amount of rent can be legally recovered by the owner from the tenant. Municipal taxes, it is also known as house tax, property tax, local tax recovered by municipality, local authority, ग्राम पंचायत। ये हम बाद में सीखेंगे, ठीक है, ये हम बाद में सीखेंगे। तो अभी मैंने आपको 2 टर्म्स बता दिए, बाकी धीरे धीरे हम सीखेंगे ऑन नेक्स्ट लेक्चर। अभी मैं और बता सकता हूँ लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो जो मैंने अभी लिखवाया आपको, ये यहाँ से नोट डाउन करना चालू कीजिए।
फिर मैं आपको रिवीजन ऑडियो बना के देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर बहुत बढ़िया जाने वाला है, आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज देने वाला हूँ सेम टॉपिक के ऊपर। आई होप जो क्वेश्चन मैंने 1 कराया ना, आज पहला एक क्वेश्चन कराया, वो ढंग से कर लेना, क्योंकि वो बेसिक है, वो क्लियर नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी। और यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है एंड कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो कि हाँ सर सब कुछ बहुत रेडी, यहाँ समझ में आया, सो नेक्स्ट लेक्चर में तुम तबाही मचाने वाले हो, ठीक है। लिख लिया आपने? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, 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 रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। नाउ यू आर रेडी? ओके, अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे, राइट? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हेलो 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 दोस्तों, रिवीजन स्टार्ट करने से पहले बहुत मेहनत की है, बहुत शिद्दत से मैंने पढ़ा है। अगर तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखना, और कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर है 9354719404, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक थैंक यू मेरी गुरु दक्षिणा होगी, प्लीज़ मेंशन इट। लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी दोस्त जो परेशान हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा, अफोर्ड नहीं कर पा रहा क्लासेस, उसको ये वीडियो लेक्चर जरूर शेयर करें, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक से। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी? दोस्तों हम कर रहे हैं टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी, और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेक्शन 22। बेसिक है, इंट्रो है हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक का। ओके, देखिए हमारे पास 5 हेड होते हैं, एक होता है सैलरी, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है कैपिटल गेन, एक होता है पीजीबीपी, एक होता है अदर सोर्स। सैलरी कहता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है तो सैलरी हेड में आता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करिए, किराए पे देके पैसा कमा रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी आता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा अर्न कर रहे हो तो कैपिटल गेन होता है। अगर आप बिजनेस करके पैसा कमा रहे हो पीजीबीपी होता है। अगर आपने इन चारों हेड में से कहीं भी मूवमेंट नहीं की है फिर भी आपके पास अर्निंग है, लाइक अ लॉटरी गेम, विनिंग पजल्स, तो आप अदर सोर्स में आते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 22, चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये कहता है कि जी रेंटल इनकम आई या फिर एनुअल इनकम आई है आपको हाउस प्रॉपर्टी में, तो आपको इस हेड में आना पड़ेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी, तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए। सर घर में, घर तो है लेकिन पार्किंग एरिया भी है, गार्डनिंग भी है, तो क्या वो भी आएगा? यस, वो भी यहाँ पे आता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंड एंड अपर टेनेंट देयर टू। सर क्या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आएगी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आएगी? सर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एज वेल एज कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी आएगी, शॉप, कॉम्प्लेक्स, गोडाउन, सब कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है सर। रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, सर मेरे पास ना, मेरे पास बस एक खेत है या वैकेंट है जी, बस वो लैंड दे देता हूँ मैं, तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? नहीं सर, हाउस के साथ कनेक्टेड है वैकेंट लैंड तो अपर टेनेंट कहलाता है, लेकिन ओनली वैकेंट लैंड है, कोई हाउस ही नहीं है, तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या पीजीबी में काउंट करते हैं। सर हमने एक एग्जांपल देखा था लेक्चर्स के दौरान। हाँ, जो ऑडियो सुन रहे हैं इसके प्रॉपर फुल वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको बेसिक का लेक्चर अपलोड हो चुका है, हाउस प्रॉपर्टी का अपलोड हो चुका है और हो रहा है, जो भी ऑडियो मिल रहे हैं सबके लेक्चर्स अपलोड है। फुल डिटेल वीडियो देखना है, क्लास नोट्स बनाते हुए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए, तो वीडियो लेक्चर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ओके, तो विश्वकर्मा बिल्डर्स की हमने बात की कि उनके पास बिल्डिंग स्टॉक्स में रहती है। सर वो उस स्टॉक्स में जो बिल्डिंग है उसको जब वो सेल करते हैं तो वो पीजीबीपी बिजनेस का पार्ट माना जाता है, बट वही बिल्डिंग उनके पास है वो बेचना नहीं चाहते, उसे लेट आउट करते हैं, तो सर उसे हम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसे हाउस प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं? हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है।
ओके, नाउ असेसी जो है उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। सर असेसी अगर ऑनर नहीं है तो मान लीजिए किसी ने आपसे टेनेंट मतलब उधार पे लिया, मतलब आपने आपसे किराए पे लिया और उसने आगे किसी को दे दिया ब्रोकरेज के तौर पे, मतलब उसने आपसे 15,000 की प्रॉपर्टी थी, 20 मिली, 25 पे लेट आउट कर दिया। अगर सब लेट आउट है तो वो अदर सोर्स का पार्ट होता है, वो इस हेड का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो असेसी का ऑनर होना जरूरी है अगर हाउस प्रॉपर्टी में आना है तो। देन लास्ट हमने देखा था यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, अगर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस में यूज़ हो रही है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में है तो बीजीबीपी में जाएगा और डेप्रिसिएशन आप क्लेम करेंगे। लेकिन अगर लेट आउट है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आता है, ठीक है। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 से समझा था टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही आती है। अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड तो है, खुद की है, लेकिन वो बिजनेस में यूज़ हो रही है तो पीजीपीपी में आती है। लेकिन आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है और खुद के लिए यूज फॉर पर्सनल पर्पस, तो देखिए 2 हाउसेस तक तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन मोर देन 2 है, लेट्स सपोज 10 हाउसेस है और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और रिमेनिंग जो 8 है हम मान लेंगे, रिमेनिंग 8 को हम मान लेंगे कि आपने इसे लेट आउट कर रखा है और हम इसे ट्रीट करेंगे कि लेट आउट प्रॉपर्टी ही है, ओके। इसके बाद हमने कंपटीशन की बात की, तो कंपटीशन में हमने आज बेसिक कंपटीशन सीखा था, कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि देखिए सबसे पहले हम जीएवी निकालते हैं, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करने के बाद आता है नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से फिर हम डिडक्शन लेस करते हैं 24 की, 24A कहता है 30% ऑफ एनएवी जिसे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं, एक होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो होता है 24P। अच्छे से समझना है, लेक्चर जाके देखो, रिविजन कर रहे हो एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले या कभी भी रिवीजन कर रहे हो तो ऑडियो सफिशिएंट है, ठीक है। अगर कभी लेक्चर नहीं देखा, टॉपिक नहीं जानते हो तो वीडियो लेक्चर प्लीज़ देख लेना। इसको जब हम एनएवी में से सेक्शन 24A 24B लेस कर देते हैं तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है। नोट इसमें हमने कुछ लिखे थे, पहला हमने लिखा था जीवी। सर जीवी निकालते कैसे, ग्रॉस एल वैल्यू निकालते कैसे किसी प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले स्टेप 1 फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवरेज जो हायर होता है वो ले लेते हैं हम। स्टेप 2 कहता है स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवरेज लोअर जिसे हम एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। फिर स्टेप 3 कहता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवरेज हायर। मैंने आपसे कहा था ये कंप्लीट डिस्कशन नहीं है, इसमें अभी 20 to 30 मिनट्स की डिस्कशन और ऐड होगी एक्चुअल रेंट के ऊपर। आज बेसिक लेक्चर है इसलिए मैंने इस पर अभी थोड़ा सा पर्दा डाल रखा है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस मोर। इसके बाद हमने छोटी छोटी चीज़ समझी, सर म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, तो म्युनिसिपल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उसे म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं। सर फेयर रेंट क्या है, इसको हम रिजनेबल रेंट भी कहते हैं, कि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी के नियर बाय जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या वैल्यू है तो वी विल एज्यूमिंग की सेम वैल्यू आपकी भी होगी। स्टैंडर्ड रेंट क्या कहता है, सर ये कहता है रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी की लेट आउट वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, वो होता है स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद होता है एक्चुअल रेंट, मतलब आपके हाथ में कितने पैसे आए, या फिर मान लीजिए 50,000 का लेट आउट वैल्यू था, 30,000 पे आउट हुए, 20,000 उसने कहा टेनेंट ने नेक्स्ट मंथ दे दूंगा, तो रेंट रिसीवेबल भी एक्चुअल रेंट का पार्ट होता है। और अगर कोई अनरियलाइज रेंट है तो आप लेस कर लोगे, इसके बारे में मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो दिस इज़ पार्ट 1 रिवीजन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको इस ऑडियो से मेरी डेडिकेशन या दिख रही हो या फिर आपको लगता है कि ये ऑडियो कहीं भी आपको हेल्प करता है तो ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको दिल से फीलिंग आए तो एक थैंक्स जरूर बोल देना मुझे व्हाट्सएप पे 9357194404। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिवीजन ऑडियो में। और अगर डिटेल डिस्कशन देखनी है तो यूट्यूब पे पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है दोस्तों, तो आपका रिवीजन ऑडियो रेडी हो गया, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जो भी नोट्स मुझे शेयर करने होंगे, जो भी ऑडियो मुझे शेयर करनी होगी वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से, शुरुआत हर कोई करता है, एंड हर कोई नहीं करता। बैटमैन वो नहीं होता जो 6 मारता है, बैटमैन वो है जो फुल ओवर खेलता है और पूरी डेडिकेशन से खेलता है और तब तक खेलता है जब तक वो जीत ना जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।